आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमारा चैप्टर 9.1 जो कि है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी ढांचा। देखिए पूंजी ढांचा क्या, किसी भी व्यवसाय में उसके पास पैसे लगे होते हैं, किसी भी व्यवसाय को पूंजी की जरूरत होती है, ठीक है, पैसे की जरूरत होती है। तो उसके पास वो जो पैसा है, वो जो उसमें लगा हुआ बिजनेस में, वो कहाँ कहाँ से इकट्ठा होता है। तो वो उधार लोन लेके आएगा, ठीक है, बैंकों से लोन लेगा या फिर किसी और से डिबेंचर्स के थ्रू लोन लेगा या फिर व्यक्तियों से शेयर्स के थ्रू पैसे लेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपनी में शेयर्स के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू, लोन के थ्रू उसमें पैसा लगा होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी बिजनेस का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका पूंजी ढांचा कैसा है, उसने अपना पैसा जो अपना वित्त है वो कहाँ से इकट्ठा किया हुआ है, किस किस रेशियो में उसने वो पैसे इकट्ठे किए हैं। तो उस रेशियो के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि किसी भी बिजनेस में वो कैसा रेशियो होना चाहिए, क्या कौन सा रेशियो आइडल रेशियो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम मीनिंग देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। पूंजी ढांचे का मीनिंग क्या होता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो लंबी अवधि के वित्त के लिए विभिन्न सोर्स होते हैं, उन विभिन्न सोर्सों के पारस्परिक रेशियो से है। इनकी कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि किसी भी व्यवसाय में लंबी अवधि की कोई भी पैसा, ठीक है, जो उसने इकट्ठा किया है वो किन किन सोर्स से किया है, उन सोर्स का एक प्रॉपर रेशियो अगर है उसके पास तो वो उसका पूंजी ढांचा है। यानी कि एक एग्जांपल से समझिए, देखिए कंपनी में शेयर्स के थ्रू भी पूंजी लगी होती है और शेयर्स के दो हिस्सों में बटी होती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स भी होते हैं और उसके बाद लोन भी होता है। तो कंपनी का पूंजी ढांचा हमें ये देखना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि इसने सारा का सारा पैसा इक्विटी के थ्रू मंगवा रखा है, सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा लगा रखा है, या फिर इसमें डेब्ट के थ्रू ही सारी पूंजी लगी हुई है। तो हम इसका इस रेशियो को देखेंगे, इस ढांचे को देखेंगे, वही होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर इसने 50 रुपए इक्विटी के थ्रू, 20 रुपए डेब्ट के थ्रू, ठीक है, और 30 रुपए इसने लोन के थ्रू ले रखे, तो इसका रेशियो हो गया 5:3 का, ठीक है। तो यही होता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। अब बात आती है फाइनेंशियल। कैपिटल स्ट्रक्चर से मिलते जुलते ही कुछ और शब्द भी होते हैं, ठीक है, इसको अगर हिंदी में बोलेंगे पूंजी ढांचा, तो पूंजी ढांचा से मिलते जुलते कुछ और शब्द होते हैं, वित्तीय ढांचा, ठीक है, पूंजीकरण, पूंजी ढांचा, ये सब आप लोगों को सुनने में एक जैसे लगते होंगे, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, देखिए एक शब्द आप सुनते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल यानी कि पूरी की पूरी वित्त का स्ट्रक्चर, यानी कि उस व्यवसाय के पास कितनी पूंजी है, ठीक है, वो पूंजी उसने चाहे लंबी अवधि के सोर्स से ली हो या फिर शॉर्ट टर्म सोर्स से ली हो, ठीक है। चाहे तो उसने शॉर्ट टर्म का बैंक लोन ले रखा है, बैंक ओवरड्राफ्ट ले रखा है या फिर क्रेडिटर्स के थ्रू ले रखा है, ठीक है, यानी कि उसने जो है जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किसी भी सोर्स से उसने जो भी पूंजी लगा रखी है बिजनेस में, उन सारी का टोटल होता है हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। इसमें यानी कि इसको एक इस हिसाब से याद रख लो कि हमें बैलेंस शीट पता है, ठीक है, कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड होता है ना, उस लायबिलिटी साइड का पूरा टोटल हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि लायबिलिटीज की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में क्या होते हैं, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, यही होती है। इनकी उस व्यवसाय में जो पैसा लगा हुआ है वो किन किन तरीकों से लगा है, कितना उसने बाहर से ले रखा है, कितना शेयर्स के थ्रू ले रखा है, ठीक है। तो उसका पूरा टोटल, जिसमें हम अलग अलग ये नहीं देख रहे कि लॉन्ग टर्म से कितना, शॉर्ट टर्म से कितना, नहीं, हम टोटल देख रहे हैं। तो जब टोटल देखते हैं तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। उसके बाद शब्द आता है दूसरा कैपिटलाइजेशन, यानी कि पूंजीकरण। इसमें क्या होता है कि अगर हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में से अगर हमने शॉर्ट टर्म सोर्स को छोड़ दिया, यानी कि लायबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म थे ना हमारे दायित्व, जैसे शॉर्ट टर्म का लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर इस शॉर्ट टर्म वाले को लेस कर देंगे तो हमारा कैपिटलाइजेशन बच जाएगा। यानी कि एक व्यवसाय के लॉन्ग टर्म सोर्स से जितनी भी पूंजी इकट्ठी हुई है बिजनेस में, वो सारा हमारा क्या कहलाता है, कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण।
नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर यानी कि जो लॉन्ग टर्म के सोर्स से हमने इतना पैसा इकट्ठा किया वो हमें पता चल जाता है कैपिटलाइजेशन में। लेकिन उसमें भी लॉन्ग टर्म में भी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, डिबेंचर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, कई हमारे पास जो है तरीके होते हैं। तो उन अलग अलग जो तरीके हैं हमारे पास, उनसे हमने अलग अलग कितने पैसा मंगाया है, हमें वो रेशियो भी देखना है। तो जब लॉन्ग टर्म कैपिटल के सोर्सेज का हम रेशियो देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे दो तीन शब्द मिलते जुलते थे, किससे, कैपिटल स्ट्रक्चर से मिलते जुलते हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और कैपिटलाइजेशन के शब्द थे, लेकिन अब हमें इनका डिफरेंस पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेब्ट कैपिटल, ठीक है, ऋण पूंजी और समता पूंजी, इक्विटी कैपिटल। ऋण पूंजी, अब ये सबको पता है ऋण पूंजी क्या होती है, जब एक कंपनी ऋण पत्रों, डिबेंचर्स के थ्रू या फिर लोन के थ्रू पूंजी एकत्रित करती है तो उसको डेब्ट कैपिटल बोलते हैं। और जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू पूंजी एकत्रित करती है तो उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल के थ्रू, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करते हैं, पूंजी उसमें लगी होती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू, तो उसको बोलते हैं इक्विटी कैपिटल। लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस होते हैं। क्या डिफरेंस होते हैं, एक तो हमें ही पता, डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है और इक्विटी के ऊपर क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट है, इनकी कॉस्ट कम पड़ती है, डेब्ट कैपिटल की कॉस्ट कम पड़ती है। अब आप कहोगे कि इंटरेस्ट, डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, इंटरेस्ट तो हर कंडीशन में दिया जाता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, लेकिन डिविडेंड तो हम जब प्रॉफिट होगा तभी देंगे। तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि इसकी कॉस्ट कम पड़ रही है और इसकी कॉस्ट अधिक पड़ रही है, ठीक है। वो इसलिए अधिक पड़ती है क्योंकि हमने मान लीजिए डिबेंचर्स को लिया है, डिबेंचर्स को तो हमें हर हाल में इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो अगर एक कंपनी के डिबेंचर्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, उसको कंटिन्यू ब्याज हम देते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंड में जाके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर दबाव पड़ता है, उनकी भी कॉस्ट हाई होती है क्योंकि एंड में जाके उनकी भरपाई करनी होती है, उनके डिविडेंड की, और उनके पूंजी वापस लौटानी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोग उस कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, शेयर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उसके शेयर्स खरीदना यानी कि ज्यादा कॉस्ट सहन करना, क्योंकि उसने सारा पैसा तो, सारा मतलब मैक्सिमम पैसा तो डिबेंचर्स के थ्रू ले रखा है, तो उसको हर हाल में उनका ब्याज तो देना ही है, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी नहीं रही है, तो कौन व्यक्ति उस शेयर्स में पैसा लगाएगा। इसलिए अगर इनकी कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है इक्विटी वालों की, क्योंकि इक्विटी वालों को, उनको कंपनी के ऊपर ये भी दबाव हो जाता है कि इक्विटी वालों को डिविडेंड भी दे, उनके पूंजी की भी वापसी करे, तो इसलिए यहाँ पर ये ज्यादा रिस्की हो जाता, कॉस्टली हो जाता है। उसके बाद है अधिक जोखिम। डेब्ट वाले कैपिटल में हमारे पास रिस्क अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि इसको हर हाल में पे करना ही पड़ता है। अगर हमने इसका ब्याज पे नहीं किया, डेब्ट वालों को इनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं दिया, तो ये कंपनी को समाप्त करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर डेब्ट वालों को किसी कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो सारे डिबेंचर होल्डर मिलकर कंपनी के समापन के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं कि भाई आप इसको, कोर्ट में कहेंगे कि आप इसको बेचिए, कुछ भी करिए, लेकिन हमारा पैसा हमें वापस दिलाइए। लेकिन शेयर होल्डर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये ज्यादा रिस्की हो जाता है और ये कम रिस्की होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जैसे इक्विटी थे उसी तरह से हमारे शेयर दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी, और इधर तो डेब्ट है। तो डेब्ट और प्रेफरेंस में हमारे पास क्या समानताएं हैं, एक तरह से इसके ऊपर हमें हर ब्याज देना पड़ता है हर हाल में इंटरेस्ट, और इनके ऊपर हर हाल में डिविडेंड देना पड़ता है, क्योंकि प्रेफरेंस वालों को तो डिविडेंड देना ही पड़ता है। इक्विटी वाले उसके एक्चुअल ओनर होते हैं, जिनको पैसा कम मिलता है जब बिजनेस खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस वालों को तो लाभांश हर हाल में मिलेगा। उसी तरह से डेब्ट वालों को भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये तो दोनों की सिमिलरिटी हो गई। अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए तो फर्स्ट है, डेब्ट में ब्याज कंपल्सरी होता ही होता है, ठीक है। लेकिन प्रेफरेंस वाले अगर नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस है, जैसे हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा ना, उसमें हमने ये भी पढ़ा है नॉन पार्टिसिपेट भागयुक्त प्रेफरेंस शेयर, ये हमने पढ़ा था। तो अगर उस तरह के शेयर होल्डर है तो वहां
वहां पे हमारे लिए कंपल्सरी नहीं होता कि हम उसको डिविडेंड दें। यानी कि जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है, जिस साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल वो उन प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड नहीं देगी, क्योंकि वो अभागयुक्त है, नॉन पार्टिसिपेट प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है टैक्स का बेनिफिट। डेब्ट कैपिटल के थ्रू कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। कैसे? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, अगर किसी कंपनी ने लोन के थ्रू, डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया है तो कंपनी जब टैक्स देती है तो उसको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। वो कैसे? जैसे ये कंपनी को मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है एंड में, तो उसको टैक्स की रेट है 30%, उसको इसका 30% टैक्स देना है, यानी कि 30 रुपए वो गवर्नमेंट को देगी टैक्स की। लेकिन अगर उसने टैक्स के डिबेंचर्स के लिए या लोन के रूप में पैसा ले रखा लोगों से, तो जो इंटरेस्ट होता है ना वो प्रॉफिट निकलने के बाद लेस होता है, यानी कि उस संस्था का, उस कंपनी का 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब इस 100 रुपए में से वो लोगों को ब्याज भी तो देगी जिससे उसने पैसे लिए हैं। तो अगर किसी शेयर होल्डरों से, डिबेंचर से उसने पैसे ले रखे हैं तो उनको ब्याज देगी। मान लीजिए उनका ब्याज बनता है 20 रुपया, ठीक है, तो 20 रुपया देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट बच गया कितना? 80 रुपया। अब इस 80 रुपए के ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, तो 80 का 30% कितना हो जाएगा? 24। तो देखिए, अगर इंटरेस्ट नहीं देना होता उस कंपनी को तो वो कंपनी गवर्नमेंट को 30 रुपए का टैक्स देती। अब अगर उसने इंटरेस्ट दिया है तो उसको टैक्स देना पड़ा 24 रुपए, ठीक है। तो इसके थ्रू कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि उस कंपनी को तो देखिए पैसे उधार लेने ही है, ठीक है, तो वो प्रेफरेंस शेयर के बजाय इससे क्यों ना ले, क्योंकि इससे लेगी तो उसको टैक्स तो कम देना ही पड़ेगा, और है दोनों चीजें सेम ही, ठीक है। तो ये इनके, तो देखिए फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है कि जब इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ हम फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल भी शामिल हो जाए तो उसे फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। यानी कि किसी भी कंपनी में अगर इक्विटी के साथ उसने फिक्स्ड कॉस्ट वाले, क्या फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल क्या, यानी कि वो पूंजी का वो स्रोत जिसके ऊपर कंपनी को फिक्स है कि उसको उनको या तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा या डिविडेंड देना ही देना पड़ेगा, यानी कि उनकी लागत फिक्स है, कंपनी को हर महीने उनको देना पड़ेगा ब्याज या लाभांश, तो उनको बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो जब कंपनी इक्विटी के साथ ऐसे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल के थ्रू भी पूंजी मंगवाती है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज। यानी कि कंपनी ने दोनों का यूज किया, इक्विटी के थ्रू भी पैसा लगाया है बिजनेस में, ठीक है, और साथ में कुछ पैसा उसने डिबेंचर्स के थ्रू या लोन के थ्रू भी लगाया है, ठीक है। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसको बोलते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। इसमें क्या है, अगर फाइनेंशियल रिस्क होता है, फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, देखिए फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है कि जब, ठीक है, जब हम स्थायी लागत वाली पूंजी को, जो यहाँ पे थी फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल का अगर हम अधिक यूज करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिस्क भी अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उनको तो फिक्स है कि भाई हर महीने उनको तो ब्याज देना ही देना पड़ेगा, डिविडेंड देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी को लाभ हो या हानि हो। यानी कि अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज में ना फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल ज्यादा भी यूज नहीं कर सकते, जितनी ज्यादा इसको यूज करेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा, क्योंकि कंपनी का लॉस हो गए और कंपनी को उनको ब्याज देना ही पड़ रहा है, तो कंपनी कहाँ से देगी? एक साल उसने चलो मैनेज कर लिया, दूसरा साल उसने अपनी कोई एसेट्स बेच के उनका ब्याज दे दिया, तीसरे साल क्या करेगी? तो इसलिए ये थोड़ा रिस्की भी रहता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो रेशियो है वो ऐसा फिक्स करो कि ठीक है दोनों चीजें एक साथ चल पड़े, लेकिन ये ना हो कि हमने ज्यादा फिक्स कॉस्ट वालियों से मंगा लिया और ये वाली साइड कम रह गई, ठीक है। तो फाइनेंशियल लिवरेज का भी एक अच्छा रेशियो होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एक और, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में कई बार आ जाता 4 नंबर में आपका। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का अभिप्राय है समता अंश पूंजी के आधार पर स्थायी लागत पूंजी प्राप्त करके समता अंशधारियों की आय
वृद्धि करना है। ठीक है, इनकी कुछ समझे नहीं होंगे पता मेरे को लाइन से। इसमें क्या है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि किसी भी व्यवसाय में देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल तो लगी ही होती है, ये तो फिक्स है। इनकी उसके बिजनेस के कोई ना कोई तो स्वामी होंगे, और अगर स्वामी है तो उसने अपना पैसा लगा भी रखा है, तो वहां पे इक्विटी तो है ही है। अब हम कहते हैं कि इक्विटी पूंजी के बेस पर जब स्थायी लागत पूंजी हम प्राप्त करते हैं, स्थायी लागत पूंजी कौन सी, जो अभी हम पढ़ के आए कि ऐसे पूंजी के वो सोर्स जिनको हर महीने या हर साल फिक्स होता है कुछ ना कुछ रिटर्न देना, यानी कि ब्याज देना या डिविडेंड देना फिक्स होता है। तो जब इक्विटी कैपिटल के बेस पर फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल प्राप्त करके हम अपने जो शेयर होल्डर हैं जब उनकी आय में वृद्धि करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आप लोग सोचोगे कि अंश पूंजी के आधार पर इक्विटी शेयर कैपिटल के आधार पर वह फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल कैसे लेकर आएगा और इससे शेयर होल्डर की इनकम कैसे बढ़ेगी, ये कुछ समझ में नहीं आया आप लोगों को। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, बाद में हम पहले एग्जांपल समझते हैं उसके बाद फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे, मीनिंग के ऊपर आएंगे। ठीक है, पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए एक कंपनी है एक्स कंपनी और एक है वाई कंपनी। ठीक है, उनका इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख और एक शेयर है 10 रुपए का। ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए का 1 लाख शेयर है। ठीक है, और 10 रुपए का एक है, 10 लाख के इक्विटी शेयर कैपिटल है। वाई कंपनी के जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 4 लाख की। उसके बाद एक 10% रेट के डिबेंचर्स भी हैं, वो कितने हैं, एक्स ने कोई डिबेंचर्स के थ्रू पैसा नहीं दिया, वाई में 6 लाख रुपए के डिबेंचर लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कंपनी को एंड में प्रॉफिट होता है तो कितना बचता है, कंपनी का शेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है शेयर की, वो सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा EBIT, EBIT यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग। तो सबसे पहले EBIT क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि एक हिसाब से प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट है जिसमें से अभी इंटरेस्ट और टैक्स नहीं दिया है वो प्रॉफिट बताइए। तो एक्स कंपनी का भी 2 लाख का प्रॉफिट है और वाई का भी 2 लाख का प्रॉफिट है। अब उस प्रॉफिट में से सबसे पहले लेस होता है इंटरेस्ट, कि भाई कंपनी को अगर कोई ब्याज देना है तो लाभ में से अपना ब्याज ले लो। ठीक है, तो एक्स कंपनी को तो देना है ही नहीं ब्याज, क्योंकि डिबेंचर्स इसके पास थे ही नहीं, तो ब्याज किसको दे के आएगा, किसी को नहीं। वाई कंपनी के पास 6 लाख के डिबेंचर्स थे और ब्याज कितना देना, 10%, तो 6 लाख का 10% यानी कि 60,000। वाई कंपनी ने 60,000 का ब्याज दे दिया। उसके बाद बच गया हमारा EBT यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ये टैक्स से पहले का अर्निंग बच गई, क्योंकि इंटरेस्ट तो इसमें से लेस हो गया। अब है अर्निंग बिफोर टैक्स, कितने की बच गई, ये 2 लाख की और ये 1,40,000 की। अब इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना है, टैक्स है कंपनी की इनकम के ऊपर अर्निंग का 30% गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, तो अर्निंग की टैक्स की रेट है 30%। 30% के हिसाब से इसके ऊपर गए 60,000 और इसका गया 42,000 का टैक्स। कितना बच गया इनके पास एंड में, 1,40,000 और इसके पास बच गया वाई के पास 98,000। ठीक है, अब देखिए 1,40,000 और 98,000 वो पैसा है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को दे देगी। ठीक है, इक्विटी वालों को डिविडेंड के रूप में पैसा ये बांट देगी, ये वाला प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में तो बढ़ता है। ठीक है, तो ये जो पैसा है ये इक्विटी वालों को मिल जाएगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, ये थे इस कंपनी में थे 1 लाख की, क्योंकि 10 लाख टोटल थी, एक शेयर की कीमत 10 थी, तो शेयर कितने हो गए 1 लाख, और ये थे 40,000। ठीक है, तो जब हम इस पैसे को, जैसे कि हमारे पास 5 रुपए हैं और वो 2 बंदों में बांटना है तो 5/2 ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, 2.5 रुपए तो मिलेंगे। उसी तरह से 1,40,000 रुपया है और 1 लाख लोगों में बांटना है तो कितना हो गया 1.4। उसके बाद ये 98,000 का प्रॉफिट था, 40,000 में बांटना है तो ये कितना हो गया 2.45।
यानी कि यहाँ पे तो एक शेयर की कीमत आई है 2.45 और एक्स कंपनी की आई है 1.4, यानी कि एक्स कंपनी का एक शेयर मार्केट में अगर है तो आखिर में वो एक शेयर कमाई करता है ₹1.40 की, और वाई कंपनी के एक शेयर के ऊपर हमें कमाई हो रही है ₹2.45। तो किस कंपनी के शेयर ने ज्यादा कमाई करी? वाई कंपनी की ने। क्यों करी? आप लोग देखोगे कि हर एक चीज तो सेम थी, इसकी लाभ भी सेम था, सब कुछ सेम था, सिर्फ डिफरेंस क्या था? डिबेंचर से। एक्स कंपनी ने डिबेंचर के थ्रू पैसा इकट्ठा ही नहीं किया, सारा का सारा पैसा इक्विटी के थ्रू इकट्ठा किया, और वाई ने एक अच्छा रेशियो अपनाया, ठीक है, और 10 लाख में से कुछ पैसा इक्विटी के थ्रू और कुछ पैसा डिबेंचर्स के थ्रू मंगाया। तो यही तो होता है ट्रेडिंग और इक्विटी, यानी कि जो हमारी समता अंश पूंजी है, जो इक्विटी शेयर पूंजी है, उसको बेस मान के उसके हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कितनी हम जो है स्थायी लागत पूंजी सहन कर सकते हैं, और वो स्थायी लागत पूंजी हम लेकर आएंगे और उसके बेस पर अपने शेयर होल्डर की इनकम बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे जिस व्यक्ति ने जिसने वाई कंपनी का शेयर खरीदा था उसको फायदा हो गया, एक्स वाले को लॉस हो गया, ठीक है। तो यही होता है ट्रेडिंग और इक्विटी, यानी कि इसमें कंपनियां ये देखते हैं कि हम कितने रेशियो तक डिबेंचर्स के थ्रू पैसा ले सकते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बच भी जाए और हमारे शेयर्स की वैल्यू भी मार्केट में बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी। उसके बाद है, लेकिन ट्रेडिंग और इक्विटी तभी संभव है जब क्या इंटरेस्ट और डिविडेंड उन प्रेफरेंस शेयर से अधिक हो जाती है, क्या? रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि कंपनी की अगर इनकम अच्छी है, ठीक है, कंपनी की अगर इनकम अच्छी है तभी वो ट्रेडिंग और इक्विटी अपना सकती है, यानी कि इनकम अच्छी है तभी कंपनी प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के थ्रू जो है पूंजी एकत्रित कर सकती है। अगर उसका इनकम अच्छी नहीं है तो वह डिबेंचर्स और प्रेफरेंस के थ्रू पूंजी एकत्रित नहीं करेगी, क्योंकि उसकी वजह से तो और ज्यादा डूब जाएगी, क्योंकि उनको तो फिक्स है, हर महीने उनको तो ब्याज डिविडेंड देना पड़ेगा, तो कहाँ से देगी? यानी कि कंपनी की अगर इनकम अच्छी है तो ही वो ये चीज अपना सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि कंपनी बाहर के लोगों से पैसा ले ही ना, ठीक है। अगर बाहर के पैसों से इस लोगों से एक भी पैसा नहीं लिया, सारा पैसा इसके खुद के स्वामियों का था, ठीक है, जो ओनर थे स्वामी थे उन्हीं का था, तो क्या इस कंपनी की कुछ वैल्यू बढ़ी? कुछ वैल्यू नहीं बढ़ी। तो जरूरी हो जाता है एक अच्छा रेशियो स्थापित करना कि कुछ पैसा स्वामी का और कुछ पैसा बाहर से अब लगवा ले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग और इक्विटी। अब हमारा पॉइंट आता है पूंजी के बाजार को प्रभावित करने वाले घटक। पूंजी जो स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है, पूंजी स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाले घटक, संरचना को, यानी कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा हो, इस चीज को कई बातें इफेक्ट करती हैं। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जो किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला हमारा है कैश फ्लो की पोजीशन, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, उसकी इनकम कैसी हो रही है। अगर उसके पास लगातार कैश आ रहा है, अच्छी इनकम उसके पास आ रही है, तो कंपनी डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लेने में उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ठीक है उनका एक ब्याज ही तो देना, कंपनी उनको ब्याज दे देगी, बदले में उसको ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा तो मिलेगा, यानी कि शेयर्स की वैल्यू तो बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर उसका इनफ्लो अच्छा है कैश का तो वह डिबेंचर्स के थ्रू कैपिटल एकत्रित कर सकती है, अदरवाइज उसको इक्विटी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट है उसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि कंपनी जो इंटरेस्ट देती है, ठीक है, उसका क्या रेशियो है, इसके लिए हम निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट, यानी कि इसका क्या मतलब है कि कंपनी की जो अर्निंग है, जो इनकम हो रही है, उस इनकम में से कितना हिस्सा ब्याज को चुकाने में चला जाता है। यानी कि अगर कंपनी के पास 100 इनकम है और सिर्फ 5 रुपए ही ब्याज के जाते हैं तो भी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा अभी बच रहा है, 95 रुपए बच रहे हैं। लेकिन अगर कंपनी की इनकम 100 रुपए है और 80 रुपए उसके ब्याज में ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि उसका कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा तो ब्याज को पूरा करने में जा रहा है। तो कंपनी, हर एक कंपनी अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखती है। अगर ये कवरेज रेशियो इस फॉर्मूले से निकालेगी, अगर इस रेशियो से ये रेशियो अधिक आ रहा है,
ठीक है, ये रेशियो जितना अधिक होगा वो कंपनी उतना ही ज्यादा डिबेंचर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकती है। ठीक है, अधिक मतलब ऊपर वाला पोर्शन अधिक है, यानी कि अर्निंग अधिक है और इंटरेस्ट हम कम दे रहे हैं, तो जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतना हमारे लिए अच्छा है, पैसा ज्यादा बच रहा है तो कंपनी और पैसा भी डिबेंचर्स के थ्रू ले सकती है। नेक्स्ट है हमारा डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला होता है, कंपनी इस फॉर्मूले को लागू करके भी जो है देखती है कि कंपनी का आखिर कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, उसको डेब्ट के थ्रू और पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डिबेंचर प्लस इंटरेस्ट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसने वो सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दिए जो अभी पे नहीं करने होते, जैसे डिबेंचर्स कंपनी को कहीं पे नहीं करना होता बाहर। ठीक है, उसके बाद है डिवाइड कर देंगे उसको प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस जो है रीपेमेंट ओब्लिगेशंस। ठीक है, तो ये रेशियो जितना अधिक होगा कंपनी उतने ही जो है और डिबेंचर के थ्रू पूंजी एकत्रित कर सकती है। अगर ये रेशियो कम है तो कंपनी को किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, इक्विटी शेयर्स के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वही जो ये टॉपिक तो हमने कल भी पढ़ा था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कंपनी ने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कंपनी के पास भी करंट में जो इनकम रह जाती है, जरूरी तो नहीं है ना कि वो सारा का सारा पैसा बाहर लोगों में बांट देती है, डिविडेंड के रूप में बांट देती है। अगर कंपनी को 100 रुपए की इनकम होती है तो वह 80 बांटती है, 20 तो रखती है ना अपने पास। अपने पास रखने का मतलब है कि कंपनी इस 20 रुपए को कहीं बाहर इन्वेस्ट करेगी और वहां से कमाई लेगी, तो कंपनी ने जो इन्वेस्ट कर रखा है इसके ऊपर उसको क्या रिटर्न मिल रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी देखा जाएगा कि कंपनी का ने जो इन्वेस्ट कर रखा था बाहर उसके ऊपर कंपनी कितना पैसा कमा रही है, यानी कि कंपनी ने ये 20 रुपए बाहर भेज रखे हैं, बाहर लगा रखे हैं, तो इन 20 रुपए के ऊपर कंपनी कितना कमा रही है। ठीक है, उस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ईबीटी जितना अच्छा होगा यानी कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट से अच्छी कमाई कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ऋण की लागत, यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम ऋण के थ्रू पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है, क्योंकि उनको हमें फिक्स है हर हाल में इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो हमें अपने कॉस्ट को भी देखना पड़ेगा, डेब्ट की कॉस्ट को भी कंपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद है टैक्स रेट, वही है कंपनी को ये भी देखना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट टैक्स की क्या रेट चल रही है। अगर टैक्स अधिक है, गवर्नमेंट अधिक टैक्स लगा रही है कंपनियों के ऊपर, तो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर्स के थ्रू ही पैसा इकट्ठा करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने समझाया था टैक्स का, अगर टैक्स ज्यादा होता है तो कंपनी इंटरेस्ट देना बेहतर समझेगी, क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्सेबल होता है, और डिविडेंड तो टैक्सेबल होता नहीं है। ठीक है, डिविडेंड से पहले जो प्रॉफिट होगा गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाएगी, लेकिन अगर कंपनी को इंटरेस्ट देना किसी व्यक्ति को, तो जो प्रॉफिट हुआ कंपनी को उस प्रॉफिट में से वह उस इंटरेस्ट को लेस करेगी, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स देगी। तो टैक्स की रेट अधिक है तो कंपनी डेब्ट की तरफ जाएगी, और टैक्स की रेट कम है तो कंपनी इक्विटी की तरफ भी जा सकती है। उसके बाद है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, कि इक्विटी कैपिटल है उसकी कॉस्ट को भी देखना पड़ता है कि कहीं इक्विटी की कॉस्ट हमें ज्यादा ना पड़ जाए, हम ये सोचिए कि चलो हमें इंटरेस्ट से बच जाएंगे और हम इक्विटी को अपना ले, लेकिन इक्विटी की भी कॉस्ट होती है, क्योंकि शेयर्स को इश्यू करना पड़ता है, इश्यू एक्सपेंसेस होते हैं, अंडरराइटिंग कमीशन होता है, ठीक है, ब्रोकेज होता है, यानी कि दलाली होती है, कमीशन होता है, ये सब कुछ हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उसकी कॉस्ट भी देखनी पड़ेगी, अगर इक्विटी की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो हमें डेब्ट की तरफ जाना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट, वही शेयर्स को या डिबेंचर्स को इश्यू करने की कॉस्ट हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि शेयर्स को जब हम इश्यू करते हैं उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है या डिबेंचर्स की कॉस्ट ज्यादा आ रही है। तो देखिए मेनली शेयर्स को इश्यू करने की कॉस्ट ज्यादा आती है, क्योंकि शेयर्स इश्यू के टाइम पे
प्रोस्पेक्ट बनानी पड़ती है, कमीशन देना पड़ता है, लोगों को दलाली देनी पड़ती है, एक लंबी प्रोसेस होती है, तो उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है और डिबेंचर्स की, डेब्ट की, लोन की कॉस्ट कम आती है। ठीक है, तो अगर हम इश्यू कॉस्ट के ऊपर भी कंपेयर कर रहे हैं तो फिर हम डेब्ट की तरफ ही जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क, कि कौन कितना रिस्की है। ठीक है, हमें दोनों तरीकों का रिस्क देखना पड़ेगा कि अगर हम डेब्ट के थ्रू पैसा मंगाएंगे तो हमें इतना रिस्क हो जाएगा। ठीक है, और शेयर्स के थ्रू मंगाएंगे तो हमारे लिए इस हद तक रिस्की होगा, यानी हम रिस्क के बेस पर भी दोनों को कंपेयर करके देखेंगे। ज्यादा डेब्ट के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो सकते, क्योंकि डेब्ट का अगर हम इंटरेस्ट पे नहीं कर पाए तो वो लोग तो कोर्ट में चले जाएंगे, तो वो और भी ज्यादा रिस्की हो गया हमारे लिए। उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर हम चाहते हैं हम मतलब कंपनी चाहती है कि कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, यानी कि जब कंपनी के पास पैसा अधिक है तो वह अपने ऋणों की पूर्ति कर दे, तो कंपनी क्या करेगी, डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ जाएगी, क्योंकि डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा कंपनी जब चाहे तब उनको चुका सकती है। लेकिन इक्विटी शेयर का तो वो पैसा होता है जो कंपनी के समाप्त हो जाएगी, जब कंपनी खत्म होगी उसी टाइम पे उनका पैसा लौटाया जाएगा। तो अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर रखना है कंपनी को तो वह प्रेफरेंस शेयर्स और डेब्ट के थ्रू ज्यादा पैसा इकट्ठा करेगी, ताकि जैसे ही कंपनी के पास पैसे आए वह उनका कवर कर दे। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन फ्रेमवर्क, यानी कि एक वैधानिक ढांचा भी होता है, सरकार की तरफ से भी एक जो है रेशियो होता है। ये नहीं है कि कंपनी के जो जिम्मेदारी है इस कंपनी ने पूरा इक्विटी के थ्रू पैसा मंगा लिया, नहीं, एक रेशियो होता है गवर्नमेंट के थ्रू, उस रेशियो को ही हर एक कंपनी को मानना पड़ता है। उस रेशियो से ना तो डेब्ट ज्यादा हो सकते हैं कंपनी में, ना उस रेशियो से इक्विटी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो ये इस तरह के हमारे जो है कुछ एक पॉइंट्स थे। या फिर एक और है हमारा अदर कंपनी का स्ट्रक्चर, यानी कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो हमारे जैसा बिजनेस कर रही है दूसरी कंपनियां, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस रेशियो को अपनाती है। ठीक है, क्योंकि हमें तो उसको कम्पीट करना है ना, हमारा कंपटीशन उसके साथ है, तो हम उनके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करेंगे कि वो किस रेशियो को अपनाती है, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या उनका रेशियो है। तो ये कई ऐसी बातें हैं जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर।